हेलो बच्चों, मैं नागेंद्र कुमार आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम जीवों के जीवन काल, लाइफ स्पेन, प्रजनन की परिभाषा एवं उनकी विशेषताओं के बारे में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा, उनकी विशेषताएं एवं हानियों के बारे में समझेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जीवों में प्रजनन की मुख्यतः दो प्रकार पाई जाती हैं। पहला अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए समझते हैं अलैंगिक प्रजनन की डेफिनेशन। जब केवल एक जनक के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है तो उसे अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जब संततियों का निर्माण केवल एक ही जनक के माध्यम से होता है तो प्रजनन की यह प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में नए संतति बनाने के लिए दो जनक जीवों की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अमीबा जो कि एक ही जनक जीव है, वह अपने आप को डिवाइड करके दो संततियों का निर्माण कर रहे हैं। तो नए संतति बनाने की इस प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसी प्रकार बहुत से ऐसे जीव हैं जिसमें अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से नए संततियों को निर्मित करने की क्षमता पाई जाती हैं। मुख्य रूप से जो मोनेरा एवं प्रोटिस्ट जो जीव होते हैं उसमें अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से नए संतति बनाने की क्षमता होती हैं। वहीं कुछ निम्न वर्गीय पौधे होते हैं जैसे कि शैवाल, कवक, टेरेटोफाइट्स। इन जीवों में अलैंगिक माध्यम से नए संतति निर्मित करने की क्षमता पाई जाती हैं। और अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जो नए संततियाँ निर्मित होती हैं उन संततियों में नए लक्षण शामिल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वे संततियाँ आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान ही होती हैं। तो ऐसे संततियों को क्लोन या रैमेट कहते हैं। अब आइए देखते हैं अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। पहला, अलैंगिक प्रजनन एक जनक की मोनोपेरेंटल होता है, अर्थात अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही भाग लेता है। बहुत ही स्पष्ट है कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक जीव अपने आप को विभाजित करके दो या दो से अधिक संततियों का निर्माण करने में सक्षम होता है। अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में नए संततियों के निर्माण के लिए दो जनक जीव की आवश्यकता नहीं होता है। आगे देखते हैं, अलैंगिक प्रजनन में जनक की केवल कायिक कोशिका ही भाग लेती हैं। शरीर में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जनन अंग की कोशिकाओं को जनन कोशिका कहते हैं, बाकी जो अंग की कोशिकाओं को कायिक कोशिका या दैहिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में केवल कायिक कोशिका ही भाग लेती हैं, इसलिए अलैंगिक प्रजनन को कायिक प्रजनन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, इसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है। तो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, जिसकी वजह से नर और मादा युग्मक का संलयन या फ्यूजन भी नहीं होता है। चौथा देखें, अलैंगिक प्रजनन से बना नया जीव आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान ही होती हैं। चूँकि अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जो नया संतति बनता है वह केवल एक ही जनक जीव से निर्मित होता है, इसलिए उसमें नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो नया संतति निर्मित होता है वह आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान ही होता है। पांचवा देखें, अलैंगिक प्रजनन में कोशिकाओं का विभाजन असूत्री एवं समसूत्री विधि द्वारा ही होता है। तो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया से जो नया जीव निर्मित होता है उसमें एक सामान्य विभाजन असूत्री होता है या फिर समसूत्री विधि के माध्यम से नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए देखते हैं अलैंगिक प्रजनन के लाभ। पहला, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक जीव अपने आप को विभाजित करके दो या दो से अधिक संततियों को निर्माण करने में सक्षम होता है। अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से नए संततियों को निर्मित करने के लिए दो जनक जीव की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही जीव अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। दूसरा देखें, यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो अलैंगिक प्रजनन में केवल असूत्री और समसूत्री विभाजन ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता नहीं होता है। तीसरा देखते हैं, केवल एक जनक ही अधिक संततियों को पैदा करने में सक्षम होता है। स्पष्ट है
कि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेता है और अपने आप को डिवाइड करके 2 या 2 से अधिक संततियों को निर्मित करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर 2 जनक जीव की आवश्यकता नहीं होता है। चौथा, यह जीवों के अलग अलग स्थानों में फैलने में मदद करता है। तो अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जीव अलग अलग स्थानों में फैल करके अपनी प्रजातियों का विस्तार करते हैं। अगला देखें, अलैंगिक प्रजनन से कम समय में अधिक संततियाँ पैदा की जा सकती हैं। चूँकि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है और अपने आप को विभाजित करके कई संततियों का निर्माण करता है, इसलिए कम समय में ही अधिक से अधिक संततियाँ पैदा करने में सक्षम होते हैं। अब आइए देखते हैं अलैंगिक जनन से हानियाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला, नए बने जीवों में वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होता है। तो अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जो नई संतति निर्मित होती हैं उसमें वातावरणीय चेंजेस के प्रति अपने आप को जल्दी से अनुकूलित कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे उन नई संततियों की वृद्धि प्रभावित होती हैं। दूसरा देखते हैं, इस प्रजनन में युग्मक संयोजन नहीं होने के कारण नई बनी संतानों में आनुवंशिक पुनर्योजन तथा विभिन्नता वेरिएशन नहीं पाई जाती हैं। चूँकि अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से आनुवंशिक पुनर्योजन और विभिन्नता देखने को नहीं मिलता है। तीसरा देखें, इस प्रजनन से जैव विकास की संभावना क्षीण होती हैं। तो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में जो नई संततियाँ निर्मित होती हैं उसमें नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जैविक विकास जो है उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है।